डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत तीन सिद्धांत प्रमुख हैं जिसका हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसको कहते हैं हिंदी में संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स इसके प्रतिपादक थे, उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। दूसरी थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, उसका हिंदी प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया गया है प्रतिष्ठित समाज वैज्ञानिक डेविस एम मूरे के अनुसार। और तीसरा सिद्धांत है मैक्स वेबर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर। फिर अदर थ्योरी भी कुछ थ्योरी और हैं। तो पहला सिद्धांत है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है, जैसे स्त्रीकरण क्या है, स्त्रीकरण की विशेषताएं, इसके कौन कौन से स्वरूप हैं, जैसे जाति प्रथा, वर्ग सिस्टम है ना। इसके अलावा स्टेट, जागीरें, दास प्रथा आदि इसके प्रमुख स्वरूप हैं। उनका हम लोगों ने पीछे वीडियो में भी चर्चा की थी। उन अध्ययनों एवं स्त्रीकरण से संबंधित कारकों के प्रभावों एवं कार्य कारण संबंधों के आधार पर समाज वैज्ञानिकों ने स्त्रीकरण के सिद्धांत का निर्माण किया है। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत ऐसे कथन हैं जो समाज के स्त्रीकरण से संबंधित कारकों का कार्य कारण संबंध स्पष्ट करते हैं, उनके संबंधों की व्याख्या करते हैं। इनके माध्यम से स्त्रीकरण के प्रकार, महत्व, परिवर्तन की प्रक्रिया, दिशा एवं दशा आदि को समझा जा सकता है, आदि का विश्लेषण किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संघर्ष संप्रदाय के प्रमुख विचारक रहे हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने संघर्ष सिद्धांत का सार एवं वर्गों के रूप कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में दिए, जो इस प्रकार हैं। आज के अस्तित्व में जो समस्त समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक काल में सभी समाजों में दो सामाजिक वर्ग रहे हैं, पहला शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग, या उसको पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग भी कहते हैं, या बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के नाम से समाजशास्त्र में जाना जाता है। इन वर्गों के विभिन्न प्रकारों के युग्म, उत्पादन के प्रकार और उत्पादन के संबंधों के आधार पर अनेक देखे जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने इनके उदाहरण इसी घोषणा पत्र में किया है, जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और सामान्य जन, सामंती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित, शोषक और शोषित बराबर एक दूसरे का समाज में विरोध करते आए हैं और उनके कारण समाज में हमेशा संघर्ष की स्थिति रही है। सामाजिक स्त्रीकरण के विकास के संबंध में मार्क्स की मान्यता यह है कि पश्चिमी समाजों का विकास चार प्रमुख युगों से हुआ है। पहला आदिम साम्यवाद, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंती समाज और चौथा पूंजीपति समाज। आदिम साम्यवाद के समाज वर्गविहीन समाज के उदाहरण हैं, क्लासलेस सोसाइटी का, जिसमें कोई वर्ग नहीं था। इसके बाद सभी समाजों दो प्रमुख वर्गों में विभाजित मिलते हैं। प्राचीन समाजों में मालिक और दास, सामंती समाजों में सामंती प्रभु और भूदास, और पूंजीपति समाजों में पूंजीपति और मजदूर, श्रमिक इत्यादि। प्रत्येक ऐतिहासिक युग में उत्पादन के लिए श्रमिक शक्ति का स्रोत दास, गुलाम
और मजदूरी श्रमिक क्रमशः रहे। शासक या प्रभु वर्ग समाज में अल्पसंख्यक तथा शासित या जनमान्य वर्ग बहुसंख्यक होते हैं। ये क्रमशः सामाजिक स्थिरीकरण के दो वर्ग शोषक और शोषित होते हैं। मार्क्स के सामाजिक स्थिरीकरण का मूल आधार शोषक और शोषित वर्ग हैं। इन शोषक और शोषित वर्गों के रूप में परिवर्तन का कारण मार्क्स ने उत्पादन का प्रकार, मोड ऑफ प्रोडक्शन और उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं। इन पर शोषक वर्ग का नियंत्रण और शोषक वर्ग के द्वारा शोषित वर्ग का शोषण बताया है। मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग पूंजीपति, मालिक, कुलीन, सामंती प्रभु, उस्ताद, कारीगर, बुर्जुआ आदि अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जिसको सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं, तथा शोषित जैसे दास, सामान्य जन, भूदास, मजदूर, कारीगर और सर्वहारा आदि को उनकी मेहनत की तुलना में कम से कम भुगतान करना चाहते हैं। शोषित या उत्पीड़ित यानी मजदूर और श्रमिक इस शोषण का विरोध करते हैं। शोषक का प्रभाव अक्सर सरकारी कार्यविधि पर होता है, इसलिए वह शोषितों द्वारा दमन करवाने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि शोषित या निम्न वर्ग ने प्रत्येक परिस्थिति में शोषक या उच्च वर्ग के शोषण का विरोध किया है। मार्क्स का कथन है कि वर्तमान पूंजीपति युग में शोषक बुर्जुआ है और शोषित सर्वहारा वर्ग है, जिसको प्रोलेटरिएट क्लास भी कहते हैं। मार्क्स ने अपने सामाजिक स्थिरीकरण के संघर्ष सिद्धांत का निर्णायक कारक आर्थिकी को बताया है। मार्क्स के अनुसार वर्ग का निर्धारण आर्थिक कारणों से होता है। अन्य सभी कारक धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति आदि आर्थिक कारक से प्रभावित होते हैं। मार्क्स का विचार है कि आर्थिकी चालक है और सब चालित, आर्थिकी कारण है और अन्य सभी उसके परिणाम। मार्क्सवादी सामाजिक स्तर पर जोर देते हैं, न कि सामाजिक असमानता पर। मार्क्स ने वर्ग चेतना, वर्ग एकता और वर्ग संघर्ष तीनों के आधार पर अपने स्थिरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की है। मार्क्स का कहना है कि किसी वर्ग की वर्ग चेतना अन्य वर्गों से संबंधों की प्रकृति तथा कार्य संपादन की रीति पर निर्भर करती है। मजदूरों की वर्ग चेतना इनके द्वारा किए गए कार्यों तथा मिल मालिकों के साथ कैसे संबंध हैं, इस पर निर्भर करती है। एक वर्ग के सदस्य एक सी बात सोचते हैं तो वह वर्ग चेतना कहलाती है, उसको कहते हैं क्लास कॉन्शसनेस। जब एक वर्ग के सदस्य एक जैसी, एक समान तरीके से उनकी सोच है, समान तरीके से रहन सहन है, समान तरीके के विचार हैं, तो वह वर्ग चेतना कहलाती है। शोषक वर्ग के सभी सदस्य अधिकतम लाभ प्राप्त करने की सोचते हैं, तो ये उनकी वर्ग चेतना कहलाएगी। इसी प्रकार से शोषित वर्ग के सभी सदस्य ये सोचते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है, तो ये शोषित वर्ग की वर्ग चेतना कहलाती है। मार्क्स का वर्ग एकता से तात्पर्य है कि एक वर्ग के सभी लोग एक सीमा तक अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करते हैं, तो ये वर्ग एकता कहलाती है। वर्ग संघर्ष से तात्पर्य है कि वर्ग के सदस्य चेतन और अचेतन दोनों ही स्थितियों में अपने समान उद्देश्यों एवं लाभ के प्रति जागरूक होते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। शोषित वर्ग जैसे मजदूर एक सीमा तक शोषण के प्रति जागरूक हो और उसके विरुद्ध तब तक संघर्ष रहते हैं जब तक कि उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण नहीं हो जाता। इसी प्रकार से शोषक वर्ग भी अपने उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को कायम रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति व्यवस्था में उत्पादन बृहद स्तर पर होता है। बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों की स्थापना और विकास होता है। औद्योगिकरण और केंद्रीकरण के कारण श्रमिक भी एक स्थान पर बड़ी संख्या में साथ साथ कल कारखानों में काम करते हैं। वे लोग परस्पर मिलते जुलते हैं, अपने सुख दुख की चर्चा करते हैं और उनकी समस्याएं, आर्थिक स्थिति, कष्ट व उद्देश्य आदि समान होने के कारण उनमें एकता उत्पन्न होती है और उनमें सहयोग की भावना का उदय होता है।
ये सहयोग और एकता व्यक्तिगत संघर्ष को सामूहिक एवं संगठित संघर्ष में विकसित कर देता है। श्रमिक संगठित होकर अपने कल कारखानों में पूंजीपतियों से अपनी मांगे मनवाने के लिए संगठित रूप से बातचीत करते हैं, वह हड़ताल करते हैं। यही आगे चलकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकता है। मार्क्स का पूर्ण विचार है कि वर्ग संघर्ष में शोषितों की विजय असंभावी है। इसके लिए उन्हें धर्म में विश्वास छोड़ना होगा। मार्क्स के अनुसार धर्म समाज के लिए अफीम है। रिलीजन इज ओपियम फॉर सोसाइटी। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को पूंजीपतियों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। उनको ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि पूंजीपतियों को हटाए बिना भी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्त्रीकरण का संघर्ष का सिद्धांत ये संक्षेप में है। थैंक यू।